आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ हाँ। हमारे सामने करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान डाइजेस्ट से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं। जी। इनमें हाल की घटनाओं से लेकर कुछ रोचक सामान्य ज्ञान तक शामिल है। हाँ हमारा काम है इनमें छिपी सबसे अहम जानकारी को निकालना। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, कुछ नियुक्तियां हैं और हाँ, कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक झलकियां भी हैं। अच्छा। देखना होगा कि ये हमें क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति से। हाँ हाँ, वहीं से करते हैं। जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 की बात है। भारत 130वें स्थान पर है। हाँ आइसलैंड, नॉर्वे जैसे देश काफी ऊपर है। जी, टॉप पर है वो। वहीं वो भ्रष्टाचार वाला सूचकांक 2024 का, उसमें भारत 96 पायदान पर है। हाँ। डेनमार्क यहाँ सबसे बेहतर। इन आंकड़ों को देखकर क्या लगता है, मतलब क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, ये सूचकांक एक तरह से आईना है। मानव विकास में 130वां स्थान ये दिखाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के मानकों पर अभी काफी काम बाकी है। सही है। और हाँ, दिलचस्प बात है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की। हाँ, उसमें क्या है? उसमें भारत 10वें स्थान पर तो है, जो बुरा नहीं है, लेकिन पहले 3 स्थान खाली छोड़े गए हैं। पहले 3 स्थान खाली है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किसी भी देश के प्रयास पर्याप्त नहीं माने गए हैं। अच्छा। हालांकि डेनमार्क चौथे स्थान पर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पर टॉप 3 खाली है। ओह, ये तो दिखाता है कि लक्ष्य बहुत बड़े हैं और कार्रवाई शायद उतनी तेज नहीं है अभी। बिल्कुल। तो ये सभी सूचकांक मिलकर आप कह सकते हैं विकास, पारदर्शिता और पर्यावरण के प्रति भारत की वैश्विक स्थिति की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। वैश्विक मंच की बात चली है तो बड़े सम्मेलनों का जिक्र भी जरूरी है। G20। G20 दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह 2024 में रियो में हुआ। हाँ, और 2025 में वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। पहली बार अफ्रीका में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी का विषय भी है एकजुटता, समानता और स्थिरता। पहली बार कोई अफ्रीकी देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये तो बड़ी बात है। और इसी तरह ब्रिक्स समूह। हाँ, ब्रिक्स तो अब बढ़ गया है। जी, अब 11 देशों का हो गया है। 2024 में रूस के कजान में मिला था और 2025 में ब्राजील में मिलेगा। अच्छा। साथ ही वो COP29 जलवायु सम्मेलन भी नवंबर 2024 में बाकू, अजरबैजान में हुआ। तो ये सभी सम्मेलन एक तरह से बदलती वैश्विक व्यवस्था और बढ़ते संवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही। ये ब्रिक्स का विस्तार खास तौर पर ध्यान खींचता है। ये तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? निश्चित रूप से ब्रिक्स का विस्तार मतलब वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नए समीकरण का संकेत है। साफ है। अच्छा। ये दिखाता है कि विकासशील देश अपनी आवाज और आपसी सहयोग को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और भारत इन सभी मंचों पर काफी सक्रिय है, जो उसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। अब जरा देश के अंदर की कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, जैसे पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं जी। और निधि तिवारी निजी सचिव। न्यायपालिका में भी बदलाव है। 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के बाद अब जस्टिस BS गवई वो 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हाँ, ये नियुक्तियां शासन में निरंतरता और बदलाव दोनों दिखाती हैं। एक तरफ अनुभवी लोगों पर भरोसा है तो दूसरी तरफ नेतृत्व में परिवर्तन भी। सही कहा। और कुछ पहले भी चर्चा में रही, जैसे गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन हुआ। हाँ, वनतारा अनंत अंबानी के नेतृत्व में एक बड़ा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है ये। जी हाँ। और साथ ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से चीते छोड़े गए हैं फरवरी 2025 में। अच्छा। हाँ, वनतारा और कूनो ये दोनों वन्यजीव संरक्षण पर बढ़ते फोकस को दिखाते हैं। बड़े स्तर के प्रयास हैं ये। बिल्कुल। दूसरी तरफ 7 मार्च को मनाया जाने वाला जन औषधि दिवस भी है। हाँ, जेनेरिक दवाओं के लिए। जी, आम आदमी तक सस्ती जेनेरिक दवाएं पहुंचाने की कोशिश। ये दिखाता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी है। संरक्षण और स्वास्थ्य के साथ साथ इन स्रोतों में भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत की भी झलक है ना? बिल्कुल है। जैसे कि भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1। हाँ, 2008 में। जी, 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था। हाँ। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो 1975 में लॉन्च हुआ था,
वो 1976 से 1997 तक 2 रुपए के नोट पर छपा रहता था। सच में 2 रुपए के नोट पर उपग्रह? ये तो कमाल है। विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का एक अनोखा तरीका था ये। निश्चित रूप से। इसी तरह इतिहास में आरती साहा का नाम आता है। हाँ, तैराक। जी, 1959 में इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता था। वाह, हिंदुस्तानी जलपरी। और कला में देखें तो उड़ीसा की पटचित्र कला है, राजस्थान की फड़चित्र कला है, या फिर केरल का लोक नृत्य पुलिकाली। ये सब भारत की गहरी और विविध सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाते हैं। तो ये सारी जानकारियां वैश्विक रैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय पहले और इतिहास संस्कृति की बातें मिलकर भारत की एक काफी बहुआयामी तस्वीर बनाती हैं। हाँ, सही कहा। इन स्रोतों से यही निकलता है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है और लगातार बदल रहा है। चाहे वो दुनिया के साथ उसके रिश्ते हों, देश के अंदर विकास की दिशा हो, या फिर अपनी विरासत को सहेजने का प्रयास, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं। इन स्रोतों में एक जगह मदरसों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का जिक्र था। हाँ, था। ये हमें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों और संस्थागत स्वायत्तता के बीच के नाजुक संतुलन पर सोचने को मजबूर करता है। सही है। मौजूदा दौर में इन संवैधानिक गारंटियों का क्या महत्व है और इन्हें कैसे देखा जाना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और गहराई से विचार किया जा सकता है। सोचने वाली बात है। तो इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।